हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। प्रत्येक 10 दिन की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स लेकर आए हैं हम 1 तारीख से 10 तारीख तक का, 1 मई से 10 मई का। कब तक का करंट अफेयर्स है ये? 1 मई से 10 मई का करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, आपको सबको पता ही होगा, विशाखापट्टनम में जो गैस रिसाव हुआ है उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी देखते हैं हम। विशाखापट्टनम के गांव वेंकटपुरम, आंध्र प्रदेश राज्य का नाम है और ज़िले का नाम है विशाखापट्टनम और गांव का नाम है वेंकटपुरम। इस गांव में एक साउथ कोरिया की कंपनी थी, दक्षिण कोरियाई कंपनी थी, उसका नाम था LG पॉलीमर्स। साउथ कोरिया की कंपनी का नाम LG पॉलीमर था। वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ और गैस का नाम क्या था? स्टाइरीन गैस, या जिसे PVC भी कहते हैं। इस गैस का रिसाव हुआ जिससे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई वहाँ पर और कई लोगों की मौत भी हो गई। ये जो गैस है, इस गैस का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक, पॉलीमर और रबर बनाने के लिए। एक बार फिर से सारे फैक्ट्स आपको बताते हैं। विशाखापट्टनम, गांव का नाम वेंकटपुरम, LG पॉलीमर कंपनी का नाम और साउथ कोरिया की कंपनी थी। गैस का नाम स्टाइरीन गैस या PVC भी कहते हैं इसे, और इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक, पॉलीमर और रबर बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। आप बिल्कुल हर पॉइंट इसका याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और बनाया है। 2 दिसंबर 1984 को एक ऐसा ही गैस कांड हुआ था भोपाल में। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसको भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं। तारीख लिखी हुई है 2 दिसंबर 1984, भोपाल गैस कांड। और इसमें कौन सी गैस थी? इसमें थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ज़्यादा आता है परीक्षाओं में, लगभग हर 4-5 सेट के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। ये भी आप याद रखें कि कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड था। चलिए आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। DB सेकतकर समिति, एक समिति फॉर्म हुई थी, DB सेकतकर समिति। 2016 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इसका संबंध सेना से है। उस समय जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने, मनोहर पर्रिकर उस समय थे, तो मनोहर पर्रिकर ने ये कमेटी को फॉर्म किया था और इसका काम था कि सेना को संरचनात्मक बदलाव किस प्रकार से किया जाना है उसके लिए सुझाव देना DB सेकतकर समिति का काम था। इस समिति ने अपनी सिफारिश सबमिट की थी और उस सिफारिश पर ही अब इंजीनियरिंग सेवा के पद, जो सेना में इंजीनियरिंग सेवा है उसके पदों को, लगभग 10,000 पदों को समाप्त कर दिया। कई इसने रिकमेंडेशन किए थे। मुख्य रिकमेंडेशन PIB की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं और उसका जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो क्या क्या मुख्य हम बता दे रहे हैं आपको। शांति क्षेत्र में डेयरी और पोस्टल सर्विस जो सेना की हैं, जहां शांति है, जैसे दिल्ली का क्षेत्र हुआ या फिर जो शांत क्षेत्र हैं वहां पर पोस्टल सर्विस और डेयरी सर्विस जो सेना की है उसको आउटसोर्स करना, मतलब उसको बंद करके उसको आउटसोर्स, बाहर से किसी तरीके से उसको आउटसोर्स करना है। तो इसके अलावा NCC को और अच्छा बनाने के लिए भी इस समिति ने सिफारिश की थी और भी कई सिफारिश की थी, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेवा को बंद कर दिया गया, अब इसको आउटसोर्स किया जाएगा, मतलब बाहर से इसकी सेवा, प्राइवेट सेवा ली जाएगी। अगर कम शब्दों में कहें तो प्राइवेट लोगों से इसकी सेवा ली जाएगी। भारत मौसम विभाग ने गिलगित बल्किस्तान और मुजफ्फराबाद, आपको पता होगा कि भारत का जो, मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास नहीं है। इसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसी को आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, POK कहते हैं। तो POK का जो इस जगह पर गिलगित और यहाँ गिलगित और मुजफ्फराबाद, तो भारत क्योंकि शुरू से इसको भारत का अभिन्न अंग मांगता रहा है गिलगित बल्किस्तान और मुजफ्फराबाद को, तो भारतीय मौसम विभाग ने पहली बार इस क्षेत्र का मौसम भी बताया है, केवल ये प्रदर्शित करने के लिए कि आज भी भारत गिलगित बल्किस्तान और मुजफ्फराबाद को और पूरे पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। तो बड़ी खबर है, भारतीय मौसम विभाग ने गिलगित बल्किस्तान मुजफ्फराबाद का मौसम बताया है। एक और अपॉइंटमेंट, इराक के पूर्व जासूस विभाग के प्रमुख मुस्तफ़ा कड़ेमी
मुस्तफ़ा कड़ेमी को प्रधानमंत्री इराक का नियुक्त किया गया। क्या नाम है? मुस्तफ़ा कड़ेमी। ये इराक की जो इंटेलिजेंस सर्विस थी उसके प्रमुख रहे थे। तो इनको हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहा नियुक्ति से लेके, लेकिन फाइनली इनको प्रधानमंत्री इराक का नियुक्त कर दिया गया। अमेरिका ने H1B वीज़ा धारकों के लिए शर्तों में कुछ ढील दी है। अब पहले समझते हैं H1B वीज़ा है क्या। तो हर देश में एंटर के लिए विदेशी नागरिकों को वो देश जिसमें आप एंटर कर रहे हैं वीज़ा देता है। जैसे अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे तो इंग्लैंड का वीज़ा मिलेगा। अब आपका वो देश विजिट करने का मकसद क्या है? जैसे मान लीजिए हम घूमने जा रहे हैं तो इंग्लैंड हमें देगा टूरिस्ट वीज़ा, लेकिन अगर हम काम के लिए जा रहे हैं तो वर्क वीज़ा मिलेगा। अमेरिका में एक वीज़ा होता है जिसे कहते हैं H1B वीज़ा। ये विदेशी नागरिकों को जो प्रोफेशनल हैं, जैसे IT प्रोफेशनल हुए या बाकी और भी काम जो करते हैं, जो प्रोफेशनल हैं उनको ये H1B वीज़ा दिया जाता है। और इसकी सीमा लगातार अमेरिका की सरकार निर्धारित करती है कितने लोगों को दिया जाना है, कितने लोगों को नहीं दिया जाना है, शर्तें भी निर्धारित करती है। तो अभी व्यवस्था क्या की गई है कि अभी जो H1B वीज़ा धारक लोग थे उनके जो पति या पत्नी जीवन साथी जो हैं वो भी अमेरिका में अब जॉब कर सकते हैं। पहले व्यवस्था ये थी कि जो H1B वीज़ा धारक है केवल वही जॉब करेगा, उसका जो भी पति पत्नी है वो जॉब नहीं कर सकता। लेकिन अब ढील दी गई है और ये व्यवस्था की गई है कि जो वीज़ा धारक हैं उनके पति पत्नी जो प्रोफेशनल हैं उनके पति पत्नी भी अमेरिका में जॉब कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा प्रभाव भारत पे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि भारत के बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो हैं अमेरिका में H1 वीज़ा पर रहते हैं। H1B वीज़ा की जो म्याद है वो 3 वर्ष की है और इसे 6 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 3 वर्ष की म्याद है लेकिन 6 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक चीज़ और याद रहे कि एक होता है H1A वीज़ा, ये नर्सों को दिया जाता है, जो मेडिकल सेक्टर की नर्स होती हैं उनको दिया जाता है, और H1B वीज़ा बाकी प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। वंदे भारत अभियान, कोरोना वायरस से एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया भारत ने भी और भी देशों ने। इसकी वजह से जो टूरिस्ट गए थे, जो अपने बिजनेस के लिए लोग गए थे दूसरे देशों में, वहाँ फंस के रह गए, उनको वहाँ से निकालने के लिए भारत की सेना ने वंदे भारत अभियान की शुरुआत की है। एक चीज़ और याद रहे, मालदीव से निकालने के लिए सेतु की शुरुआत, एक और है सेतु समुद्र, इस अभियान की शुरुआत भी की है। बहरहाल आप याद रखें, वंदे भारत अभियान की शुरुआत भारतीय सेना ने विदेशों में फंसे लोगों को, भारत के लोगों को निकालने के लिए किया है। रेलवे के 166 साल हो गए हैं, पहले तो ये याद रखें। रेलवे के 166 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो वित्त वर्ष में 0 पैसेंजर डेथ ईयर कहा गया, अर्थात एक वित्त वर्ष में एक भी पैसेंजर की डेथ रेलवे में नहीं हुई है। तो इसलिए इस वर्ष को 0 पैसेंजर डेथ ईयर घोषित किया है रेलवे ने, और रेलवे को 166 साल हो चुके हैं। कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की एक बड़ी नदी है, जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। कावेरी नदी वाटर डिस्प्यूट या कावेरी नदी जल विवाद है क्या? कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक नदी है। एक चीज और आपको याद है, कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों में है? तो यह 4 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले तो मेन राज्य हो गए कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तो मेन राज्य हो गए। इसके अलावा केरला और पुडुचेरी, ये 4 राज्य हैं जिनमें कावेरी नदी जल विवाद है। 2 बड़े राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नदी का वाटर डिस्प्यूट यही होता है कि भाई जो जहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, ऊपर वाला राज्य कहता है कि हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और जहाँ नदी आ रही है वो वाला राज्य कहता है कि हमें पानी की ज़रूरत है, तो आप पानी छोड़िए। तो यही विवाद है कावेरी नदी के साथ भी। वन नेशन वन राशन कार्ड, पूरे देश में एक ही राशन कार्ड की व्यवस्था की जाने की व्यवस्था है अब, और अभी तक 17 राज्य उसको स्वीकार कर चुके हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड को कितने राज्य स्वीकार कर चुके हैं? 17 राज्य स्वीकार कर चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। 1 मई को आपको याद होगा मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसकी बात करते हैं। अमेरिका में मजदूरों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था और उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, बीच में ब्रेक नहीं मिलता था। फाइनली इससे परेशान होकर मजदूरों ने 1 मई
1886 को वहाँ आंदोलन कर दिया अमेरिका में। ये आपसे पूछ सकता है कि 1 मई में मजदूर दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अमेरिका से हुई। कैसे हुई वो बताया जा रहा है। तो जब मजदूरों ने आंदोलन कर दिया तो जो वहाँ के मिल मालिक या फिर और उद्योगपति थे, उन्होंने मजदूरों के दबाव में उनको छुट्टी देने की व्यवस्था भी की, साथ ही साथ काम करने के घंटे भी निश्चित किए गए और वर्क कंडीशन को सुधारा गया। इसलिए हर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1886 में। 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध है, एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, आमार सोनार बांग्लो बांग्लादेश का और जनगणमन भारत का। कई विद्वान ये भी मानते हैं कि जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के काम से ही प्रभावित है। तो 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई और इनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को इनका जन्मदिन हुआ था और इनको गुरुदेव भी कहा जाता था। कलकत्ता में बड़े इंटेलेक्चुअल थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत प्रसिद्ध पेंटर थे, बहुत प्रसिद्ध गायक थे, संगीतकार थे, वगैरह वगैरह। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्ज़ा को नियुक्त किया गया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्ज़ा को नियुक्त किया गया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। कहाँ कहाँ सीमा विवाद है? एक तो अक्साई चीन में सीमा विवाद है, अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद है, डोकलाम में सीमा विवाद है, लद्दाख में सीमा विवाद है। लद्दाख की जो पैंगोंग लेक है, चीन कहता है कि आधा हमारे क्षेत्र में और आधा भारत के क्षेत्र में। तो ये 4-5 जगह पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। सिक्किम के नाकुला दर्रे के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा विवाद को लेकर हाथापाई पथराव वगैरह हुआ है। तो ये आप 4 नाम ज़रूर याद रखिएगा, नाकुला दर्रा, डोकलाम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और आपका अक्साई चीन। ये जगह पर भारत और चीन के साथ सीमा विवाद है। एक भारत चीन युद्ध भी हो चुका है इस दौरान, बड़ा ज़बरदस्त युद्ध हुआ। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली सड़क, ये नेपाल के साथ एक और नया विवाद आ गया, सीमा विवाद। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली सड़क को लेकर भारत और नेपाल में बड़ा विवाद, सीमा विवाद हो गया है। महाकाली नदी, यहाँ आपको फोटो दिख रही होगी, महाकाली नदी जिसे भारत में शारदा भी कहते हैं, उस पर लेकर उसके बगल में एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है काला पानी। उत्तराखंड, ये फोटो आपको नीचे दिख रही होगी, उत्तराखंड में एक छोटा सा निकला हुआ एक क्षेत्र है, उसे काला पानी कहते हैं, जो महाकाली नदी या शारदा नदी के पास में स्थित है। उस काला पानी स्थान को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। अब विवाद क्या है? तो विवाद ये है कि भारत में जब ब्रिटिश रूल था, 1816 की बात है, तो नेपाल के राजा ने ये चाहा कि सिक्किम त्रिपुरा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम कब्जा लें। जब उन्होंने वहाँ पर हमला किया तो वहाँ पर भारत में तो ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल ने उसको नाकाम कर दिया। इसके बदले 1816 में नेपाल के राजा और भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक समझौता हुआ जिसको कहा जाता है संगोली की संधि। कब हुई थी? 1816 में। तो ये पूरा विवाद है, उस संधि के तहत ये काला पानी जो है भारत में शामिल हो गया था, लेकिन फिर वो विवादित हो गया। चूनी गोस्वामी, ये नाम है, चूनी गोस्वामी का संबंध फुटबॉल से है। ये बड़े भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर्स में से एक हैं और एशिया कप के में जो एशिया कप जीती थी भारत, उसके कप्तान रहे थे चूनी गोस्वामी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नागालैंड और मेघालय पहले राज्य हैं जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पर कोरोना सेस लगाया है। CESS, सेस मतलब उपकर, क्या लगाया है? कोरोना सेस लगाया है, कोरोना उपकर लगाया है पेट्रोल और डीजल पर। ये 2 पहले राज्य हैं, नागालैंड और मेघालय। कश्मीरी केसर को GI टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। भारत में राज्यों में जो प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, जैसे हैदराबाद का हलीम, जैसे कश्मीर का केसर, इन चीज़ों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है जो प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं। तो हाल ही में कश्मीर के जो केसर है बहुत प्रसिद्ध केसर होता है, और केसर ईरान का भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ईरान और कश्मीर का केसर प्रसिद्ध है, तो उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है।
और आप ये ज़रूर सर्च कीजिए गूगल में डाल के कि और कौन कौन से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के टैग हैं भारत में, ख़ास तौर से आपके राज्य के। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृति मंत्री ने प्रोफेसर बी बी लाल के लिए ई पुस्तक की शुरुआत की है। और प्रोफेसर बी लाल पुरातत्वविद थे, बड़े पुरातत्वविद थे भारत के, और इनका जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। झांसी में एक गांव है बैदौरा, वहाँ पर ये प्रसिद्ध शख्सियत हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के, डॉक्टर बी लाल या प्रोफेसर बी लाल। तो संस्कृति मंत्री ने प्रोफेसर बी लाल जो कि पुरातत्वविद थे, उनके लिए एक पुस्तक का विमोचन किया है, ई पुस्तक का। भारत में संस्कृति मंत्री कौन है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिजोरम में रह रहे, ये बड़ा समस्या है भारत में, ब्रू शरणार्थियों की, ये आप नाम याद रखिएगा, ब्रू शरणार्थी। भारत में रह रहे ब्रू शरणार्थी जो हैं उनको लेकर समस्या ये है कि पहले वो मिजोरम में रहते थे, लेकिन मिजो जनजाति के जो लोग हैं उनके साथ उनके कुछ डिस्प्यूट हो गए, कुछ विवाद हो गए। इसके चलते मास लेवल पर उनकी हत्या हुई, मिजो जनजाति के लोगों द्वारा ब्रू जनजाति के लोगों की मास लेवल पर हत्या हुई, जिसको देखते हुए सरकार ने उनको त्रिपुरा में, ब्रू जनजाति के लोगों को त्रिपुरा में बसाने का फैसला किया। लेकिन त्रिपुरा के जो लोग हैं वो भी इस बात पर आंदोलन कर रहे हैं, इस बात पर बड़े नाखुश हैं कि बाहर के लोगों को उनके क्षेत्र में क्यों बसाया जा रहा है। तो ये नाम आप याद रखें, ब्रू जनजाति। गरुड़ पोर्टल का संबंध ड्रोन से है। इसमें कई व्यवस्थाएं, जैसे ड्रोन से सैनिटाइज करना, ड्रोन से इंफॉर्मेशन पहुंचाना या सामान पहुंचाना। तो आपसे केवल ये पूछेगा कि गरुड़ पोर्टल का संबंध किससे है, तो ड्रोन से, जो हवा में उड़ते हैं ड्रोन रिमोट कंट्रोल द्वारा, उनका संबंध है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा कमेटी समिति, लोक लेखा समिति के चेयरमैन कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी। सामान्यतः पीएसी का अध्यक्ष विपक्ष के नेता को ही बनाया जाता है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी हैं। तो पीएसी या लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं लोक लेखा समिति में, और इसका काम होता है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, या हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी रिपोर्ट की जांच करना पीएसी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है। उसके चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट खबर, इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी परीक्षा में कंफर्म पूछी जाने वाली है। और याद रहे 18 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की यूपीपीसीएस के। तो आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं यूपीपीसीएस का फॉर्म ज़रूर भरें। इससे पहले एक स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आ चुका है, उसे भी देखें। 125 रुपये का फॉर्म है, मात्र 125 रुपये का फॉर्म है। तो आप सभी यूपीपीसीएस का फॉर्म भरें। 18 मई उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 21 मई फीस जमा करने की। दोबारा आते हैं, इम्पॉर्टेंट, ईरान ने अपनी मुद्रा को बदल दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद चल रहा है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसकी वजह से ईरान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल गिर गई है, और वहाँ पर जो उसकी मुद्रा थी उसकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रियाल खर्च करना पड़ते थे। इससे बचने के लिए ईरान ने अपनी मुद्रा को बदल दिया है, और क्या किया है, पहले रियाल था, अब तोमान कर दिया है। तो आपसे ये पूछेगा ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, तोमान है। क्या नाम है, तोमान। और ये इस तरीके से पूछ सकता है कि किस देश ने अपनी मुद्रा को बदला है, तो ईरान ने बदला है। अब तो एक तोमान बराबर क्या होगा, 10,000 रियाल होंगे। वैल्यू वही रहेगी, नाम क्यों बदल दिया है, ताकि व्यवस्था सही रहे। जैसे अभी किसी चीज़ के लिए आपको 20,000 रियाल देने होते थे, तो आपको 2 तोमान देने होंगे, ठीक है। तो ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है। तरुण बजाज को आरबीआई का निर्देशक नियुक्त किया है, अपॉइंटमेंट है तरुण बजाज को। गवर्नर अलग होते हैं, निर्देशक अलग होते हैं। WHO ने माना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना है कि जो विश्व भर में कोरोना वायरस फैला है उसमें चीन के वुहान की अहम भूमिका है, क्योंकि सबसे पहले चीन के शहर वुहान में ही कोरोना फैला था। तो WHO ने भी अब इसको मान लिया। कई थ्योरीज आ रही हैं, कई थ्योरीज के अनुसार चीन ने चाहकर जो वायरस है उसको फैलाया। एक थ्योरी ये है कि वो धोखे से रिसाव हो गया उसका। बहरहाल WHO ने माना है कि वुहान का बड़ा योगदान है विश्व भर में कोरोना को फैलाने में।
11 मई से रेलवे की सुविधा, रेलवे ने अपनी सेवाओं को शुरुआत कर दिया है। ये आपको डेट पूछेगा। 11 मई से शुरुआत किया है, लेकिन अभी केवल 15 रूट्स पर इसकी शुरुआत हुई है। सभी राजधानी स्तर की ट्रेनें चलाई जाएंगी, मतलब पूर्णतः वातानुकूलित। IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक होगा, केवल वहाँ पर जाके टिकट, स्टेशन पर जाकर टिकट बुक नहीं होगा। आपको ट्रेन डिपार्चर के 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना होगा ताकि आपकी जांच हो सके। साथ ही साथ आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा ताकि सरकार को पता चल सके कि आप कोरोना पॉजिटिव तो कभी नहीं थे। तो ये सब व्यवस्था के साथ ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोई किराए में रिलैक्सेशन नहीं है। सभी 15 रूटों पर ट्रेनें जो हैं वो राजधानी के स्तर की वातानुकूलित ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। धन्यवाद।